मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बीट्स हैज एन एलिजी और रोल ऑफ पोएट्री इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। सो एज यू ऑल नो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉडर्न एलिजी। जब भी क्वेश्चन बने मॉडर्न एलिजी का एग्जाम्पल तो आपको इस पोएम का नाम याद रखना है, क्योंकि ट्रेडिशनल एलिजी में हमेशा हमेशा ग्लोरीफाई किया जाता है जिसके बारे में एलिजी लिखी गई है, चाहे आप इन मेमोरियम कह लें, चाहे आप थायरसिस कह लें, ठीक है, एडोनाइस, हर पोएम में आपने देखा कि आप राइटर जिस भी व्यक्ति के डेथ के ऊपर लिख रहा है उसको ग्लोरीफाई किया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ग्लोरिफिकेशन नहीं है, मॉडर्न एलिजी का एग्जाम्पल है। 1939 में लिखा गया है, इनकी डेथ होती है। एंड लाइक ट्रेडिशनल एलिजी जो कि केवल मॉर्निंग में ही फोकस करती है, ऑर्डन की पोएम में आपको फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन दिखेगा, किस पे? पोइट्री पे, पॉलिटिक्स पे और ह्यूमन सफरिंग इन द मॉडर्न एज। ये आपको याद रखना है। शुरुआत का जो पहला पार्ट है वो पोइट्री के बारे में, सेकेंड पार्ट जो है वो पॉलिटिक्स के बारे में, थर्ड पार्ट ह्यूमन सफरिंग के बारे में, ठीक है। तो इस पोएम को हम देखते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइडेड। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि कितने सेक्शन में ये डिवाइड है। हर सेक्शन का अपना अलग पर्पस है। पहले सेक्शन में देखते हैं क्या होता है। शुरुआत में ही बताया गया है कि डब्ल्यू बीट्स की डेथ होती है कोल्ड टाइम पे, ठीक है, मतलब विंटर का टाइम है और उस समय इनकी डेथ होती है। तो ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत की लाइन है, लेट मी टेल यू, द डेथ ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहली लाइन होती है, ही डिसअपीयर्ड इन द डेड ऑफ विंटर, द ब्रुक्स वर फ्रोजन, द एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट डेजर्टेड, द मर्क्यूरी सैंक इन द माउथ ऑफ द डाइंग डे, द डे ऑफ डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे। तो शुरुआत के स्टैंजा से कोई भी आप लाइन याद कर लो, एक लाइन जरूर आपको याद करनी है जो भी आपको आसान लगे, जिसमें ये बताया जाता है कि जब उनकी डेथ होती है तब विंटर का टाइम होता है और पूरा एरिया सुनसान रहता है। जो पेड़ है, ब्रुक के पेड़ आपने पढ़े होंगे, लाइक इस तरह का आई थिंक स्ट्रक्चर रहता है जहां तक मुझे याद है, ठीक है, वो फ्रोजन हो चुके हैं बर्फ के कारण। और जो मर्क्यूरी है वो सैंक हो चुका है, मतलब पारा एकदम नीचे आ चुका है, कहने का मतलब है ठंड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये जो शुरुआत का जो डिस्क्रिप्शन है वो क्या दिखाता है कि इवन जो डेथ डेथ हो रही है डब्ल्यू बीट्स के, इसके वजह से भी एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, मतलब कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो भी चीजें जैसे चल रही थी वो अभी भी वैसे चल रही हैं। देयर इज नो चेंज एट ऑल, ओके। अभी हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, हम डिटेल में भी इसको पढ़ेंगे तीनों सेक्शन की बात। सेकेंड सेक्शन में हम देखते हैं ऑर्डन क्रिटिकली एवेल्युएट करते हैं ईट्स की पोइट्री को। He actually acknowledged its artistic greatness, ठीक है, बट वो ये भी सजेस्ट करते कि पोएट्री इज शेप्ड बाय द पोएट्स पर्सनल लिमिटेशन एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। इस सेक्शन की लाइन, यू वर सिली लाइक अस, योर गिफ्ट सर्वाइव्स अस ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, ये भी बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से आप कोई भी लाइन याद कर लीजिए। एक लाइन है, मैड आयरलैंड हर्ट यू इनटू पोएट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी भी लाइन मैंने बताई इसमें से कोई भी आप एक लाइन दो लाइन आप याद कर लीजिएगा। तो इसका फेमस रिमार्क, यू वर सिली लाइक अस, ये लाइन ये दिखा रहा है कि डब्ल्यू बीट्स को कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जैसे ट्रीट किया गया है। सेम टाइम में ये भी बताया गया है कि पोएट्री सर्वाइव्स बियॉन्ड द पोएट, मतलब कि जब पोएट की डेथ हो जाती इवन उसके बाद भी उस व्यक्ति की पोएट्री लोगों के बीच रहती है, ठीक है। द वर्ड्स और अ डेड मैन और मॉडिफाइड इन द गट्स ऑफ द लिविंग, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी राइटर की डेथ हो गई उसके बाद जो भी उसकी लिखी हुई पोएट्री है उसको जो जीवित लोग हैं वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। जैसे हम में से बहुत लोग इंटरप्रेट ही करते रहते हैं कि द वेस्टलैंड में टी.एस. एलियट ने क्या लिखा है, बट क्या आपको एक्चुअल में ये बात श्योर है पूरी कि
टी.एस. एलियट ने यही लिखा है, यही कहने का मतलब था, तो ऐसा नहीं है। सेम एज जॉन कीट्स ने क्या लिखा, हमने क्या समझा, हो सकता है उसमें गैप हो। डब्ल्यू बीट्स ने क्या लिखा, हमने क्या समझा, उसमें गैप है। क्यों? क्योंकि पोएट के जाने के बाद अब हमारे ऊपर ये पोएट्री की मीनिंग, यू कैन अप्लाई रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, ओके, थियरी। तो ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि समय के साथ साथ जो पोएट्री की जो मीनिंग है वो भी इवॉल्व होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक फाइनल मीनिंग है, क्योंकि जब राइटर चला गया तो उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं रह गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर ऑर्डन टॉक्स अबाउट द रोल ऑफ पोएट्री इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड मार्क्ड बाय पॉलिटिकल केओस। तो यहाँ पे देखिए लाइन है, अर्थ रिसीव एन ऑनर गेस्ट विलियम ईट्स लेट टू रेस्ट, लेट द आयरिस वेसल लाई एम्प्टीड ऑफ इट्स पोएट्री। तो आयरिस वेसल मतलब आयरलैंड, ठीक है, वो वेसल खाली हो गया है डब्ल्यू बीट्स की पोएट्री से, मतलब कि अब आयरलैंड में डब्ल्यू बीट्स नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। सेकेंड इस थर्ड पार्ट का सेकेंड स्टैंजा इंपॉर्टेंट है। इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बार्क एंड द लिविंग नेशंस वेट ईच सीक्वेस्टेड इन इट्स हेड। तो इसकी ये लाइन आपको याद रखनी है, इन द नाइट मेयर ऑफ द डार्क ऑल द डॉग्स ऑफ द यूरोप बार्क, ठीक है। पॉलिटिशियंस के बारे में बात हो रही है, डॉग्स ऑफ यूरोप बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेस द आयरिश वेसल लाई एम्पटीड ऑफ इट्स पोएट्री, इस लाइन को आप आंसर में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्ड सेक्शन की लाइन, फॉलो पोएट फॉलो राइट टू द बॉटम ऑफ द नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट का जो स्टैंजा है, थर्ड पार्ट का लास्ट स्टैंजा, इसमें राइटर एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लाइन है, इन द डेजर्ट्स ऑफ द हार्ट लेट द हीलिंग फाउंटेन स्टार्ट, इन द प्रिजन ऑफ हिज डेज टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज। तो यहाँ पे राइटर कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पोइट्री के माध्यम से लोगों के मन को सही करिए, लोगों के मन को सही दिशा में लाइए, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं इसे हम। आई होप आपको समझ में आ गया कि आप कौन सी लाइंस इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ पोएट्री इन अ ट्रबल्ड वर्ल्ड मार्क्ड बाय पॉलिटिकल केओस, स्पेशली देखिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद टोटलिटेरियनिज्म का राइज हो चुका था। तो आपने 1984 पढ़ा है, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन होता है, उसके बाद आपने हिटलर का टाइम देखा है, मुसोलिनी। तो ये जितने भी रूलर आते हैं, हम कह सकते हैं निरंकुश तानाशाह जो आते हैं, उस समय बहुत क्योटिक सिचुएशन हो जाती है, जिसको बताते हुए राइटर कहते हैं, पोइट्री कैन नॉट डायरेक्टली चेंज रियलिटी, पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। डायरेक्ट पोइट्री से कुछ भी नहीं चेंज होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पोइट्री की इम्पोर्टेंस खत्म हो गई। पोइट्री बिकम्स अ वे ऑफ हैपनिंग, अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल एंड इमोशनल रेजिलियंस। तो पोइट्री जो है उसके थ्रू ग्रेजुअल चेंज आता है, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं चेंज हो सकती। जैसे कि अगर आप किसी भी टाइम पीरियड की आइडियोलॉजी बदलना चाहते हैं तो ऑल ऑफ सडन नहीं चेंज होगा, धीरे धीरे चेंज होगा, तो उसका एक प्रोसेसिंग पीरियड होता है, ओके। पोइट्री प्रोवाइड्स मॉरल स्ट्रेंथ एंड हेल्प इंडिविजुअल एंड्योर सफरिंग। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि पोइट्री लोगों को एक मॉरल स्ट्रेंथ देती है और इससे लोग सफरिंग को सहन कर सकते हैं, एंड्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट्री की ये स्ट्रेंथ बताते हैं, पोइट्री की ताकत बताते हैं। शुरुआत में हालांकि वो ये कहते हैं कि पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, मतलब कि डायरेक्ट या ऑल ऑफ सडन कोई चेंज पोइट्री नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर अगेन फंक्शन ऑफ पोइट्री को रीडिफाइन करते हैं। Instead of being a tool for political action, poetry becomes a source of inner transformation and continuity. मतलब कि पोइट्री के थ्रू आप कोई भी चेंज इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होते हैं, उसमें एज अ टूल बहुत सारे प्रोपोगंडा को यूज किया जाता है। तो पोइट्री के साथ ऐसा कुछ भी नहीं,
इससे आप इनर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, एक्सटर्नल कोई भी बदलाव आपको नहीं देखने को मिलेगा कॉन्टिन्यूटी में, ठीक है। एंड राइटर का कहना है कि पोइट्री कैन नॉट स्टॉप वॉर और जस्ट इनजस्टिस। देखिए, एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जितने भी बाहरी जो इनजस्टिस हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, उसको नहीं बदल सकती पोइट्री, बट लोगों के ह्यूमन वैल्यूज को चेंज कर सकती है, बदल सकती है, प्रेजर्व कर सकती है और एक सोलेस दे सकती है लोगों को इस chaotic मोमेंट में, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपको प्रिपेयर करने होंगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी LT प्री का नोट्स आपने जहाँ से भी पढ़ा है, रंजीत सर की भी बुक थी, उसके अलावा अरोरा कई लोगों ने पढ़ा है, तो आप लोग वहां से समरी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। इससे आपको आंसर लिखने में काफी मदद मिलेगी। तो कंक्लूजन में वी कैन से दैट पोइट्री इन द मेमोरी ऑफ W. Yeats इज नॉट जस्ट एन elegy बट अ मॉडर्न मेडिटेशन ऑन आर्ट एंड लाइफ, ठीक है। इट इज मॉडर्न मेडिटेशन ऑन आर्ट एंड लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप जरूर ऐड करेंगे। एंड ऑर्डन मूव्स बियॉन्ड पर्सनल ग्रीफ, यहाँ पे ऑर्डन का आप देख रहे हैं पर्सनल ग्रीफ से परे जा रहे हैं और एक यूनिवर्सल आइडिया प्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले के जितने भी राइटर्स थे जिन्होंने कोई भी एलिजी लिखी है, उन्होंने सिर्फ अपने ग्रीफ को बताया है कि वो उस पार्टिकुलर पर्सन के जाने पे कैसा महसूस कर रहे हैं। चाहे आप टेनिसन की पोएम देख लीजिए, जिन्होंने आर्थर ह्यूज एलम के ऊपर बहुत सारा बड़ा सेक्शन लिखा है पोइट्री का, इवन ब्रेक 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 भी उसी के ऊपर है। एंड मैथ्यू अर्नोल्ड का आप देख सकते हैं, एडोनाइस देख सकते हैं, तो सबने अपने लॉस की बात की है। बट यहाँ पे राइटर उस लॉस के ऊपर जाके यूनिवर्सल आइडिया एक बता रहे हैं कि जो पोइट्री है उसकी जो ताकत है वो एक्सटर्नल नहीं आपको दिखेगी, ये एंड्योर करती है बिल्कुल क्वाइटली, ठीक है। बट इट इज पावरफुल फोर्स इन शेपिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस, लेकिन ये लोगों की कॉन्शियसनेस को शेप करने में एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है। धीरे चेंज आएगा बट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चेंज देखने को मिलेगा। तो आप सभी इससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप सभी लोग ग्रेजुएशन से अब तक पोइट्री पढ़ते आ रहे हैं। लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं उनका सोचने का तरीका और बाकी सब्जेक्ट के जो लोग हैं उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। आप लोग ग्रेजुएशन से अब तक पोइट्री पढ़ रहे हैं, अब तक लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो आपके जो थॉट्स होंगे वो लिटरेचर की वजह से धीरे 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 चेंज हुए। आपकी सोच, आपकी मैच्योरिटी, सबके ऊपर लिटरेचर का असर है। तो ये कोई एक दिन में असर नहीं हुआ कि आपने ग्रेजुएशन किया और आपके थॉट्स में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखी या बहुत एलिवेटेड थॉट्स है। अब आप कह सकते हैं 5 से 10 सालों में आपके थॉट्स में एक ड्रास्टिक चेंज आया है। तो सेम यहाँ पे राइटर W. Yeats के बारे में कहते हैं, सेम पोइट्री के बारे में कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है, यस या नो करके बताइए ताकि हम नेक्स्ट आंसर पे कंटिन्यू करें, क्योंकि सारे आंसर्स में आपको अब लगभग सेम चीज दिखेगी। तो हम जो सिमिलर पॉइंट्स मिलेंगे उन्हें स्किप करेंगे, जो न्यू पॉइंट्स दिखेंगे हम उन पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्लास के बाद आप लोग तुरंत जब भी रिवाइज करें, डेली वाले टॉपिक को सेम डे पढ़ लिया करिए, क्योंकि आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन पोइट्री है, देन फिक्शन है ठीक है। या हम फिक्शन और ड्रामा की इम्पोर्टेंस सेम कह सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट है पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन। इसको आपको एलाबरेट करना है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन करना है मतलब कि ऐसा नहीं सिर्फ आप चीज़ों को एक पैराग्राफ वाइज लिख रहे हैं, आपको इसको फुल हम कह सकते हैं प्रूफ के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्रिटिकल यहाँ पे आपको आंसर लिखना होगा। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ के ऐसा लगता है जैसे राइटर का कहना यह है कि पोइट्री की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, पोइट्री तो कुछ कर ही नहीं सकती। तो एक नज़र में तो ऐसा ही लग रहा है कि पोइट्री से कुछ नहीं होने वाला, कोई चेंज नहीं होने वाला। ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट पोइट्री की वैल्यू को डिमिनिश कर रहा है एट फर्स्ट ग्लांस, ठीक है। बट जब आप इसको डीपर लेवल पे समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लेके, तो आपको समझ में आएगा कि राइटर इस लाइन में ये समझाना चाह रहे हैं कि पोइट्री की अहमियत क्या है। एक डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको दिखने को मिलेगा ह्यूमन लाइफ में, लोगों की लाइफ में पोइट्री का मतलब कि जो चेंजेस आते हैं वो ग्रेजुअल होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चेंज आपको देखने को मिलेंगे, पावरफुल चेंज,
यू नो द बैकग्राउंड, जब ये एलएची लिखी गई, डब्ल्यू बीट्स की डेथ हुई थी, उसी समय आपने देखा था यूरोप में पॉलिटिकल टर्मोइल था। 1939 से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है 45 तक, तो ये इंपॉर्टेंट ईयर है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है, डब्ल्यू बीट्स की डेथ होती है, तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। उस समय दुनिया में वायलेंस थी, डिक्टेटरशिप, यू कैन टॉक अबाउट हिटलर, मुसोलिनी। देयर वाज इनस्टेबिलिटी इसलिए थी क्योंकि कोई गवर्नमेंट ही नहीं थी, कोई एक पार्टिकुलर रूलर ही नहीं था। ठीक है, जो रूलर था वो अपनी तानाशाही चला रहा था, और ऐसे समय में लग रहा था कि पोइट्री बिल्कुल पावरलेस हो गई है। ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही थी, ऐसा लग रहा था पोइट्री पावरलेस हो गई है। इस कॉन्टेक्स्ट में ऑर्डन कहते हैं दैट पोइट्री कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल एक्शंस और प्रिवेंट हिस्टोरिकल क्राइसिस। जैसे कि हिस्टोरिकल क्राइसिस, जैसे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, इसको नहीं चेंज कर सकते। जो लोग पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आइडियोलॉजी को नहीं चेंज कर सकते, वॉर को नहीं बंद कर सकते, गवर्नमेंट को नहीं चेंज कर सकते। तो इसमें बोला गया है कि पोइट्री कैन मेक नथिंग हैपन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे राइटर ने पोइट्री को डिसमिस ही कर दिया है। ऑर्डन इसके फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं, क्योंकि वो ऐड करते हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, पोइट्री सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग। इंपॉर्टेंट लाइन्स है, ठीक है। कहने का मतलब है कि पोइट्री का एक अपना अलग रियम है, क्या है, जिसमें ये बनी है। तो पोइट्री के बनने में, क्रिएट होने में क्या क्या लग रहा है, इमेजिनेशन, इमोशन और इनर एक्सपीरियंस। राइटर की इमेजिनेशन, इमोशन, इनर एक्सपीरियंस, तीनों का जब एमालगमेशन होता है तो पोइट्री बनती है। ठीक है, आपने पढ़ा है कॉलरिज में सेकेंड इमेजिनेशन। प्राइमरी इमेजिनेशन सबके पास है, बट सेकेंडरी इमेजिनेशन जिसके पास है, केवल वही पोएट बन सकता है, वही आर्टिस्ट बन सकता है। ठीक है, तो यही वजह है कि जो पोइट्री है वो पॉलिटिकल पावर के जैसे एक्ट नहीं करती है, बल्कि ये लोगों के मन में परिवर्तन लाती है। इंटरनल चेंज आते हैं, जो भी आते हैं इंटरनल कॉन्शियसनेस में बदलाव आता है। ओके, यहाँ पे एक और लाइन आती है, पोएट्री बिकम्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ। ठीक है, इट सर्वाइव्स अ वे ऑफ हैपनिंग अ माउथ, मतलब कि माउथ मतलब यहाँ पे लोगों को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बताइए साइनेक्टिक होगा या मेटोनिमी होगा, बताइए आप। ये मेटाफोरिकल जो लाइन है ये सजेस्ट करती है दैट पोइट्री गिव्स वॉइस टू ह्यूमन इमोशंस, थॉट एंड एक्सपीरियंस। कि पोइट्री वॉइस देती है किसे, ह्यूमन इमोशंस को, थॉट्स को और एक्सपीरियंस को। मतलब कि किसी भी व्यक्ति के आइडिया, इमोशन, थॉट, एक्सपीरियंस, इनको एक्सप्रेस करने के लिए पोइट्री एक माध्यम बनती है। ठीक है, इट अलाउज पीपल टू प्रोसेस सफरिंग। तो ये वाली लाइन जो है ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं, जो लिख रहा है। और जो सेकेंड लाइन है ये आप रीडर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। It allows people to process suffering, preserve memory and maintain moral awareness। तो जो लोग पोइट्री पढ़ते हैं, जो पोइट्री को समझते हैं, वो अपनी सफरिंग को प्रोसेस कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को प्रिजर्व कर सकते हैं और मॉरल अवेयरनेस को मेंटेन भी कर सकते हैं। इस लाइन को आप राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सेकेंड लाइन को राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बट फर्स्ट लाइन केवल राइटर के लिए एप्लीकेबल है। तो इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, क्राइसिस का टाइम क्या है, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू, देयर इज टोटलिटेरियनिज्म। यहाँ पे पोइट्री लोगों को एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट दे रही है। कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा ठीक है, बट एक इमोशनल सपोर्ट मिल रहा है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है,
जैसे कि आप में से काफी लोग हरिवंश राय बच्चन की पोइट्री पढ़ते हैं, है ना। नन्ही चीटी दाना लेके, ये वाली जो लाइंस है ना। और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइंस मुझे लगता है ये पोएम सब लोगों की बहुत फेवरेट पोएम होगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये लाइन लिखी गई थी हरवंश राय बच्चन के द्वारा बहुत सालों पहले। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, निराला जी की, मुझे जहां तक याद आ रहा है हरिवंश राय बच्चन के। आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिनकी भी है। तो ये पोयम जब लिखी गई थी तब की अलग सोच थी, जो भी उन्होंने सोच के लिखा, बट आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट उस लाइन से खुद को कनेक्ट कर सकता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोग जब उन लाइंस को पढ़ते हैं तो आपको वो लाइंस एक साइकोलॉजिकल, एक इमोशनल सपोर्ट देती है, राइट। सेम द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिसमें आप दो सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं, दो ऑप्शंस के बारे में, जिसमें आपको एक चूज करना पड़ता है। और उसमें एक लाइन है कि एजेस एंड एजेस, आई विल टेल द पीपल, कुछ ऐसी लाइन्स है। आई टुक द रोड लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ये लाइन्स। तो आप सब उस लाइन से कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी से आप कोरिलेट करिए कि पोइट्री कैसे साइकोलॉजिकल और इमोशनल सपोर्ट देती है, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक। इस लाइंस को आयरॉनिकली भी समझा जा सकता है कि पोइट्री हालांकि कोई डायरेक्ट फिजिकल सेंस में तो सपोर्ट नहीं देती, बट जो इसका इन्फ्लुएंस है वो बहुत प्रोफाउंड, बहुत डीप होता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। आप में से जितने भी लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग को पोइट्री का सेक्शन पसंद होगा, स्पेशली जो छोटी पोएम्स है, क्योंकि आप लोग उसे पढ़ सकते हैं। वर्ड्सवर्थ की पोएम आप इंजॉय कर सकते हैं। एर्नॉल्ड की जो शॉर्ट पोएम है डॉवर बीच आपको अच्छी लगती है। वेस्टलैंड जिन्हें समझ में आई उन्हें अच्छी लगती है, बाकी प्रोफ्रॉक तो काफी लोग पढ़ते हैं, हंसते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों की माइंड में प्रोफ्रॉक को देखते हुए कई सारे लोगों की इमेज आती है जिनसे वो कोरिलेट कर सकते हैं। तो आप सब पोइट्री से ज्यादा कनेक्टिविटी महसूस करते हैं, ठीक। इट सेव्स हाउ पीपल थिंक, फील एंड रिस्पॉन्ड टू द वर्ड। तो यहाँ पे पोइट्री की बात हो रही है कि ये लोगों की आइडियोलॉजी को शेप करती है इनडायरेक्ट वे में, लेकिन पावरफुल वे होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि पोइट्री कोई कमजोर नहीं है, पावरफुल टूल है फॉर कल्चरल एंड मॉरल कंटिन्यूटी। कल्चरल और मॉरल कंटिन्यूटी में, कॉन्शियसनेस में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ओके। तो इस तरह ऑर्डन का जो स्टेटमेंट है, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, ये कोई रिजेक्शन नहीं है पोएट्री का, बल्कि रीडेफिनेशन है इसकी सिग्निफिकेंस का, कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो दूसरे लेवल पे है। डायरेक्ट कोई चेंज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको प्रोफाउंड डीपर लेवल पे इनडायरेक्ट चेंज देखने को मिलेगा। इट एक्चुअली फ्रेम्स एन आइडियोलॉजी, इट डेवलप्स एन आइडियोलॉजी, ठीक है। तो पोइट्री को यहाँ पे एक सटल बट एंड्योरिंग फोर्स के रूप में प्रेजेंट किया गया है, दैट कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड आउटवर्डली, जो बाहरी तौर पे तो दुनिया को नहीं चेंज कर सकता, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म इट इनवर्डली, ठीक है। इनवर्डली दुनिया को चेंज कर सकता है बाय शेपिंग ह्यूमन परसेप्शन एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो ह्यूमन परसेप्शन को चेंज करता है, रेजिलियंस को। आई होप आपको समझ में आया है, ठीक है। इसका लास्ट हम एक और देखेंगे। यस, ये लाइंस भी सबको बहुत इंस्पायर करती है। ओके, रश्मि रथी की लाइन, ओके। आप लोग को ज्यादा पता होगा, मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट आप लोग मेरा मेरा जो भी थॉट था वो समझ गए हैं। आई होप सबको वो समझ में आ गया जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में देखते हैं। 3 पार्ट स्ट्रक्चर। पहला आप जो इंट्रोडक्शन उसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यहाँ पे पर्सनल ग्रीफ को क्रिटिकल रिफ्लेक्शन के में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, इसलिए ये मॉडर्न एलिजी है, ट्रेडिशनल एलिजी नहीं है। लास्ट में आपको यूनिवर्सल फिलोसॉफिकल कंक्लूजन देखने को मिलता है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है, ये वर्ड ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर, मतलब आपको 3 पार्ट में स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला जो पार्ट है वो पर्सनल ग्रीफ को दिखा रहा है, सेकेंड क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एंड देन थर्ड इज यूनिवर्सल फिलोसॉफिकल कंक्लूजन, ओके।
तो फर्स्ट सेक्शन फोकस करता है डेथ ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स पे, presents a bleak indifferent world. An Auden describes how Yeats died on a cold winter day. हालांकि नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब अनअफेक्टेड है, ठीक है। द डे ऑफ हिज डेथ वाज अ डार्क कोल्ड डे, मतलब कि जैसे आपने बहुत सारे मूवीज देखी हैं उसमें दिखाया जाता है कि जब एक मेन कैरेक्टर की डेथ होती है तो बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है, पतझड़ आ रहा है, बारिश हो रही है, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव किया जाता है कि मौसम भी आज रो रहा है ना, कुछ ऐसा गाना है, मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जब ईड्स की डेथ हो रही है तो कुछ भी नहीं हो रहा है, पूरा सन्नाटा, मतलब कि इमोशनल बैरननेस को दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और इवन यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि इतने बड़े लिटरेरी फिगर की डेथ हो गई लेकिन दुनिया का जो भी डेली रूटीन है उसमें तो कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं। तो ये सेक्शन थीम ऑफ आइसोलेशन को इस्टेब्लिश करता है, वेयर यू विल सी द इनसिग्निफिकेंस ऑफ डब्ल्यू बीट्स लाइफ इन द मॉडर्न एज, राइट। सेकेंड सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा इवैल्यूएशन। फर्स्ट सेक्शन मॉर्निंग था, सेकेंड इज इवैल्यूएशन, जहाँ पे क्रिटिकली ये डब्ल्यू बीट्स की पोइट्री को, पर्सनैलिटी को एग्जामिन करते हैं और ये एक्नॉलेज करते हैं कीट्स की ग्रेटनेस को, ठीक है। दाउ वाज सिली लाइक अस, ये लाइंस आ रही हैं, यू वर सिली लाइक अस, ठीक है, ये लाइंस आ रही हैं, वो हाईलाइट करते हैं उनकी ह्यूमन फ्लॉज को, और ऐसा लग रहा है कि वो डीमिस्टिफाई कर रहे हैं ईट्स को। डीमिस्टिफाई मतलब कि उनकी वैल्यू कम कर रहे हैं, उनको एक टाइम के प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये इस टाइम पे थे, अब नहीं है, अब उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, लोगों की नज़र में। बट इन्होंने ये बताया कि जो उनकी पोइट्री है वो अभी भी लोगों के बीच है, और इस तरीके से पोएट का वर्क उनकी डेथ के बाद भी मौजूद रहता है लोगों के बीच, लेकिन जो उसका जो मीनिंग है वो लोग इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है। ये लाइंस आप देखिएगा। तो इस सेक्शन में आपको एक गैप, जो पोएट की लाइफ और जो लोगों के बीच जो इम्पैक्ट है, आर्ट का जो इम्पैक्ट है लोगों के ऊपर, उसके बीच एक ब्रिज आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि पोएट की लाइफ और लोगों के ऊपर जो उनकी पोइट्री आर्ट के माध्यम से जो इम्पैक्ट है, उसके बीच यहाँ पे एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। थर्ड सेक्शन में आप देखते हैं फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन पोइट्री एंड इट्स रोल इन सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट की बात होती है, ठीक है, जो मैंने आपको थर्ड बताया था, ऑल द डॉग्स ऑफ यूरोप बाग, इंपॉर्टेंट लाइन्स है। फॉर पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, ये लाइन यहाँ पे रीडिफाइन होती है क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि पोइट्री को एक सस्टेनिंग फोर्स के रूप में, जो कि इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है टू एंड्योर सफरिंग। यहाँ पे राइटर अर्ज करता है पोइट्स को टू टीच द फ्री मैन हाउ टू प्रेज, ओके। लास्ट में लाइन्स आती हैं, follow poet, follow right to the bottom of the night, in the deserts of heart, teach the free man how to praise, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट लाइन्स है, इसमें एम्फसाइज किया गया है पोइट्री की मॉरल एंड इमोशनल सिग्निफिकेंस को। तो ये आपको 3 सेक्शंस याद रखना है जो कि आपको मूवमेंट देखने को मिलती है, पहले डेथ, देन क्रिटिक, देन एफर्मेशन, ठीक है। एंड दिस स्ट्रक्चर मिरर्स अ मॉडर्न एलिजी, मॉडर्न एलिजी का स्ट्रक्चर है जो कि मॉर्निंग से परे जा रहा है। तो ये आपको कुछ कीवर्ड्स याद रखना है, जिसमें राइटर ने आर्ट की रेलेवेंस को बताया है, एक्सप्लोर किया है इन अ ट्रैवल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो आप कंक्लूजन पढ़ लीजिएगा। इट इज़ अ यूनिवर्सल मेडिटेशन ऑन लाइफ, डेथ एंड द एंड्योरिंग पावर ऑफ पोइट्री, ठीक है। एज अ मॉडर्न एलिजी भी आपको ऑलमोस्ट सही सेम ही दिखेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिव लिखना पड़ेगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे जो भी ट्रेडिशनल एलिजी थी, चाहे आप इन मेमोरियम की बात कर ले, थायरसिस की बात कर ले, या लिसिडास की बात कर ले, एडोनाइस की बात कर ले, इसमें से 2-3 का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें जो राइटर है वो जिसकी डेथ को कॉमेमोरेट कर रहा है, उनकी डेथ पे वो लैमेंट कर रहा है, उस व्यक्ति की प्रेज कर रहा है, एप्रिशिएशन कर रहा है, कंसोलेशन फॉर्म में लिखी गई है। लेकिन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया गया है। इसमें लैमेंटेशन शुरू में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। लैमेंटेशन भी नहीं है, मतलब ग्रीफ दिखा रहे हैं, बट इनडेफिनेट एटीट्यूड दिखा रहे हैं लोगों का, पूरी दुनिया का।
देन एनालिटिकल आपको व्यू दिखेगा राइटर का, और लास्ट में फिलोसॉफिकल यूनिवर्सल व्यू देखने को मिलेगा। सॉरी, ठीक है। इमोशनल जो इमोशंस की जो कमी है वो दिखाई गई है यहाँ पे मॉडर्न एलिजी, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया है कि इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो आप मुझे बताइए येस या नो। किसी को भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्लास के बाद आज आप चारों आंसर्स